नमस्कार, भारत एट 7 खबर राज्यों की में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूठे वादों को लेकर कांग्रेस पर किया कड़ा प्रहार। कहा, झूठे वादे करना तो है आसान, लेकिन लागू करना मुश्किल। कांग्रेस लोगों के सामने पूरी तरह से हुई बेनकाब। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा के तीखे सवाल। खटाखट फॉर्मूले पर राहुल गांधी से मांगा जवाब। वक्फ बोर्ड के मनमाने रवैये को लेकर कर्नाटक सरकार पर भी बोला हमला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हलफनामे को लेकर गरमाई सूबे की सियासत। भाजपा का सवाल, 5 साल में कैसे बढ़ी 7 साल उम्र। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। कचरे से ऊर्जा बनाने के राज्य के सबसे बड़े संयंत्र का किया उद्घाटन। 1000 मीट्रिक टन कचरे से हर दिन बनेगी 15 मेगावाट बिजली। इसरो की देश को बड़ी सौगात। लेह में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन शुरू। मिशन परखेगा पृथ्वी से दूर जगहों पर बेस स्टेशन की चुनौतियों से निपटने की तैयारियां। और अब देख लेते हैं खबरों को विस्तार से। झारखंड में चुनावी घमासान मचा है और आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी है। बरहेट से झामुमो प्रत्याशी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उम्र को लेकर भाजपा के निशाने पर हैं। भाजपा ने नामांकन शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। झारखंड में चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप अब तेज होने लगा है। दीपोत्सव में जहां रॉकेट और आतिशबाजी की बौछार थी, वहीं अब विधानसभा के चुनावी समर में बयानों के तीर चलने लगे हैं। इस बार भाजपा के निशाने पर सीधे सीधे बरहेट से चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन हैं, जो उम्र विवाद में घिर गए हैं। दरअसल इस उम्र विवाद को उस शपथ पत्र ने हवा दी है जो हेमंत सोरेन ने इस बार विधानसभा चुनाव में नामांकन करते समय दाखिल किया है। श्री सोरेन ने इस बार शपथ पत्र में अपनी उम्र 49 बताई है, जबकि साल 2019 के शपथ पत्र में यह 42 वर्ष थी। 5 साल के अंतराल में 7 वर्ष उम्र का बढ़ना अंक गणित के हिसाब से संभव नहीं है। बस इसी मुद्दे पर उनकी उम्र को लेकर विवाद हो गया है। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा ने इसको लेकर झामुमो पर निशाना साधते हुए तीखा प्रहार किया। ये सारे जो जेएमएम का सिस्टम है ना, यही पूरा ढोंगी का सिस्टम है। उनका प्रॉपर्टी का भी अगर लेख देखते हैं, कैसे क्या एफिडेविट दिया है, अभी लोग देखो, उम्र भी बढ़ जाते हैं। और अभी जो पूरा जो झारखंड का जेएमएम है, ये एक बबली बंटी का सरकार बनकर बना हुआ है। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ सहदेव ने भी हेमंत सोरेन पर शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने शपथ पत्र में संपत्ति से संबंधित जानकारी पर भी सवाल उठाए। जो इनकी एक प्रॉपर्टी थी 10 लाख रुपए की, जिसका उन्होंने कीमत दिखाया था बाजार मूल्य 2019 में, आश्चर्यजनक रूप से उसकी प्रॉपर्टी की कीमत घटकर 4 लाख रुपए हो गई। जहां सारे लोगों की प्रॉपर्टीज की कीमत बढ़ती है, माननीय मुख्यमंत्री की प्रॉपर्टीज की कीमत घट रही है। विवाद का बवंडर उठता देख झामुमो भी सफाई देने में जुट गया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि झामुमो कोई भी जानकारी नहीं छुपाता। देखिए, हम लोग कुछ न छुपाते हैं न कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। जो भी है क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ साफ है, दस्तावेज लगे हुए हैं। दस्तावेजों से ही मिलान होता है, वेरीफाई होता है। जब रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपनी बातें रखने का समय था, उस वक्त तो चुप्पी साथ बैठे थे। झारखंड का चुनावी रण जीतने के लिए राजनीतिक दल और प्रत्याशी कोई मौका नहीं चूकने देना चाहते।
बरहेट से झामुमो प्रत्याशी सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर उठा विवाद चुनावी मौसम में झामुमो को मुश्किलों में भी डाल सकता है। पिछले 5 सालों से झारखंड की बागडोर संभाल रहे हेमंत सोरेन को विवादों से छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा। खान आवंटन और अन्य मुद्दे पर काफी समय से भाजपा का हमला झेल रहे हेमंत सोरेन अब उम्र को लेकर एनडीए के निशाने पर है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के द्वारा झूठे वादे करने पर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या नामुमकिन है। वे लगातार प्रचार अभियान के दौरान लोगों से वादे करते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वे कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वे लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के झूठे वादे करने पर कड़ा प्रहार किया है। पीएम ने देश की जनता से कांग्रेस प्रायोजित झूठे वादों की संस्कृति से सावधान रहने को कहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, देश की जनता को झूठे वादों की कांग्रेस प्रायोजित संस्कृति से सावधान रहना होगा। हमने हाल ही में देखा कि कैसे हरियाणा के लोगों ने उनके झूठ को नकार दिया और एक स्थिर, प्रगति उन्मुख कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध सरकार को प्राथमिकता दी। पूरे भारत में ये एहसास बढ़ रहा है कि कांग्रेस को वोट देना कुशासन, खराब अर्थव्यवस्था और बेशुमार लूट के लिए वोट देना है। भारत के लोग विकास और प्रगति चाहते हैं, वही पुराना तरीका नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के झूठे वादों को लेकर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अपने वादे पूरा न करने और विकास के काम करने के बजाय लूट में व्यस्त रहने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी विकास के काम करने की बजाय पार्टी की अंदरूनी राजनीति और लूट में व्यस्त है। इतना ही नहीं, वे मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। तेलंगाना में किसान अपने वादे के मुताबिक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्हें कुछ भत्ते देने का वादा किया था, जो 5 साल तक लागू नहीं हुए। कांग्रेस किस तरह काम करती है, इसके कई उदाहरण हैं। तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के झूठे वादों पर कड़ा प्रहार किया है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोग कांग्रेस की इस प्रवृत्ति को समझ रहे हैं। तेलंगाना में किसान अपने वादे के मुताबिक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कुछ भत्ते देने का वादा किया था, जो 5 साल तक लागू नहीं हुए। कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है, इसके कई उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री ने उन राज्यों के उदाहरण भी दिए और बताया कि किस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी विकास के काम की बजाय पार्टी की अंदरूनी राजनीति और लूट में व्यस्त है और मौजूदा योजनाओं को भी वापस लेने जा रही है। हिमाचल प्रदेश की बात उन्होंने की और ये कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। तेलंगाना में किसान अपने वादे के मुताबिक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। तो तमाम राज्य ऐसे हैं जिनमें छत्तीसगढ़ शामिल है, राजस्थान शामिल है। कुछ भत्ते देने की बात हुई थी, जो 5 साल तक ये वायदे पूरे नहीं हुए। तो कांग्रेस किस तरह से काम करती है, इसके कई उदाहरण हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ चुके हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, लगातार कांग्रेस जो है बीजेपी के निशाने पर है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि इस तरह की संस्कृति से जो कांग्रेस अपना रही है, अब लोग उकता गए हैं, वो समझ रहे हैं इसे। देखिए, यहाँ पर रमा समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी की जहां जहां सरकार आई, कर्नाटक हो, हिमाचल हो, वो उन्होंने कुछ जनता से वादे किए। 5 गारंटी के वादे किए थे कर्नाटक में, हिमाचल में तमाम वादे किए थे। सत्ता में तो आ गए,
लेकिन उन वादों को पूरा करने में जो जिसे एक रेवड़ी कल्चर कहा जाता है, किस तरह से राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी खराब हो गई कि विपक्ष नहीं, बीजेपी नहीं, कांग्रेस के अंदर से ही आवाज आने लगी। और कांग्रेस के अंदर कहीं नेता लेने लगे कि उनके पास पैसा नहीं है, राज्य में जो वादे पूरा करने हैं, जिन दो के साथ वो सत्ता में आए थे, टैक्स लगाने की चर्चा हुई, आपने देखा ही हिमाचल में कैसा कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। और लगे जो कांग्रेस के ही अध्यक्ष हैं, उनका जब एक बयान आता है उसके बाद देखिए पूरा मामला चर्चा में है। बीजेपी अब कह रहे हैं कि जिसकी बात कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी करते रहे, खुद ही जिन कांग्रेस शासित राज्यों में उसकी पोल खुल रही है, उस राज्य खराब हो रहे हैं, नॉन गवर्नेंस हो रहा, वहां का गवर्नेंस ठीक नहीं है, वहां की जो अर्थव्यवस्था है, राज्य की जो इकोनॉमी है वो सही नहीं है, और सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में भी दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से जब अब महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड के चुनाव जानते हैं कि इस वक्त दोनों राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, बीजेपी अब बहुत कड़ा निशाना साध रही है। उनका कहना है कि देखिए, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है राज्य में नॉन गवर्नेंस लाना, राज्य में एक तरह से देखें कि जो झूठ कांग्रेस कर रही है उसके झांसे हमें आना, चूंकि कांग्रेस जो रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दे रही है उससे अंततः जनता को नुकसान होगा, राज्य का नुकसान होगा, राज्य की जो इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही आज दिखा कि सोशल मीडिया पोस्ट एक के बाद एक करके कहा कि कांग्रेस को वोट देना कुशासन और खराब अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। तो ये दरअसल लोग नहीं चाहते कि भारत की जो विकास है, जो प्रगति है वो तेज रफ्तार से हो। शायद इसीलिए कई ऐसे वादे करते हैं जिसको बीजेपी रेवड़ी कल्चर कहती है, उसे बढ़ावा देने का काम के नेता करते रहते हैं। जब जिन राज्यों में चुनाव आता है तो इस तरह के वादे करते हैं कि जनता उन लुभावने वादे में एक तरह से देखे भ्रमित हो जाए। अब इसको लेकर बीजेपी ने आगाह किया है, खुद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया को कड़ा निशाना कांग्रेस पार्टी पर साधा। बिल्कुल शैलेंद्र, झूठ की बुनियाद पर जो वायदे किए जाते हैं अगर प्रैक्टिकली देखें तो वो पूरे नहीं हो पाते हैं। राज्यों में वित्तीय स्थिति जो है वो बिगड़ी है और कई राज्यों में कांग्रेस को झटका भी इससे लगता हुआ दिखाई दिया है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ सियासी हमलों का दौर शुरू हो गया है, वहीं विवादित बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। ताज़ा मामला शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी से जुड़ा है, जिन्हें लेकर उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने विवादित बयान दिया है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन के बाद अब प्रचार जोर पकड़ने लगा है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार ने बारामती में चुनाव प्रचार किया और महायुति गठबंधन के लिए वोट मांगे। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने शिंदे गुट की उम्मीदवार साइना एनसी को लेकर विवादित बयान दिया है। इस बयान पर विवाद बढ़ गया और साइना एनसी ने अरविंद सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। साइना ने कहा कि ये महिला का सम्मान करना नहीं जानते और जनता इनको सबक सिखाएगी। आप देखें तो द्रौपदी मुर्मू एक ट्राइबल महिला बनती है राष्ट्रपति, और दूसरे तरफ महाविनाश अघाड़ी के अरविंद सावंत मुझ जैसे प्रोफेशनल महिला को क्या बोलते हैं, मां मुंबा देवी का तो खौफ रखिए। दूसरी तरफ मुंबई के भाजपा अध्यक्ष आशीष शोलकर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आगामी महाराष्ट्र यात्रा को लेकर उन पर हमला बोला है। शला ने आरक्षण और वीर सावरकर पर राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहा। ये कांग्रेस के आकाओं ने आरक्षण नहीं दिया है, ये आरक्षण परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान ने दिया है, और संविधान के चलते इस आरक्षण को मैं स्क्रैप कर दूंगा, ये अधिकार राहुल गांधी जी को किसने दिया। और इसके लिए वो अगर मुंबई या महाराष्ट्र में आ रहे हैं, हम उनको सवाल खड़ा करेंगे, उनसे सवाल का जवाब मांगेंगे। उधर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की जीत का दावा किया है। जिस तरीके से एबी फॉर्म भी एनसीपी अजीत पवार जी का गुट दे देता है उन्हें, फिर आकर आशीष शेलर जो इतना घोर विरोध कर रहे थे, जिन्होंने उनको दाऊद का साथी बताया, दाऊद का दोस्त बताया, दाऊद के साथ काम करने वाला बताया, उनको जेल में डाला, आज कह रहे हैं कि हम सिर्फ प्रचार नहीं करेंगे पर हमें उनके कैंडिडेचर का विरोध नहीं है। इस बीच मराठा आरक्षण आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले मनोज जारांगे पाटिल की राजनीतिक आकांक्षाएं संदेह पैदा कर रही हैं। पाटिल ने मराठा, दलित और मुसलमानों के साथ गठबंधन की घोषणा की है। हाल ही में मनोज जारंग ने दलित और मुसलमान नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करने की प्रतिबद्धता जताई है। लोकसभा चुनाव परिणाम में मिले झटके को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति एक एक कदम विधानसभा चुनाव में फूंक फूंक कर रख रही है, वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के नेता भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पर वो पानी फेर सकें। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, या फिर वो कोई राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मुद्दा हो, महाविकास अघाड़ी हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी महायुति को घेरने में लगी पड़ी है। यह देखना दिलचस्प होगा जो उत्तरी महाराष्ट्र है, यहाँ के लोग किस विषय पर अपना मतदान करते हैं। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ मुकेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना नदी का पानी भी बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। शुक्रवार को कालिंदी कुंज में यमुना नदी में जहरीला झाग नजर आया। यमुना प्रदूषण को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। यमुना की इस बेहद दयनीय स्थिति पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से पहले ही संकट छाया हुआ है। दीपावली के बाद अब छठ से पहले यमुना नदी का प्रदूषण स्तर भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और ये प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी पर जहरीला झाग तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। पानी में अमोनिया की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से सफेद झाग की चादर पानी के ऊपर तैर रही है। इस बीच भाजपा नेता शहजाद पूनावाला कालिंदी कुंज पहुंचे। यमुना में सफेद झाग को देखकर उन्होंने कहा कि इस झाग के पीछे का कारण अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है। छठ पूजा से आने से पहले ये लोग फोम छिड़क रहे, डिफॉर्मर छिड़क रहे, डिफॉर्मर कॉन्सेंट्रेट, ये ब्लू डब्बे में आपको डिफॉर्मर कॉन्सेंट्रेट दिख रहा है, ये छिड़क रहे हैं। और ये डिफॉर्मर कॉन्सेंट्रेट से ऊपर से सतही रूप से तो ये साफ हो जाएगी, ऊपर से कॉस्मेटिकली साफ हो जाएगी, पर पानी प्रदूषित ही रहेगा, पॉइजन्स रहेगा, उल्टा और पॉइजन्स होगा। ये बोट के माध्यम से भी फोम हटाने जा रहे हैं। क्या इससे पानी साफ होने वाला है? 2025 में ये इतनी साफ होगी कि मैं डिप करूंगा, मैं सिप करूंगा, मैं डुबकी लगाऊंगा, ये सब वादे केजरीवाल ने किए थे। भाई वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक डुबकी मारी, 4 दिन बीमार हो गए। अब छठ पूजा आने वाली है, छठ पूजा में महिलाओं के सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए केजरीवाल जिम्मेदार है। वहीं छठ की तैयारियों में लगे लोग भी यमुना की दुर्दशा को देखकर दुखी हैं। लोगों के मुताबिक दिल्ली सरकार स्थिति से निपटने में नाकाम रही है। बहुत ज्यादा प्रदूषण है जी,
अब छठ पूजा के लिए सोचना पड़ेगा यहाँ होगा कि नहीं होगा। सरकार क्या, सरकार कोई भी हो तो अपना वोट बैंक के चक्कर में रहती है, जनता मारा जाता है। अब साल भर का त्योहार, अब छोटे लोग कैसे करेंगे, मजबूर में अपने घर पे ही कर लेंगे। उधर दीपावली की अगली सुबह जब दिल्ली एनसीआर वालों की आंख खुली तो चारों तरफ स्मॉग और प्रदूषण ही नजर आ रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 1 नवंबर को दिल्ली के आनंद विहार इलाके में वायु की गुणवत्ता 395 दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में पहले से ही बने प्रदूषण की स्थिति के बीच दीपावली के दौरान पटाखे जलाने से हवा की गुणवत्ता और भी खराब हो गई है। वहीं भाजपा ने आप सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल हिंदू त्योहारों के बहाने वायु प्रदूषण से बचना चाहते हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग एक भ्रम का वातावरण फैलाना चाहते हैं। प्रदूषण की आड़ में वो हमारे हिंदू त्योहारों पर पटाखों को बैन लगा करके और अब ये साबित करना चाहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण पटाखों के कारण से हुआ। केजरीवाल जी बिल्कुल गलत है। आप दिल्ली में 10 साल से आपकी सरकार दिल्ली में है। प्रदूषण की ये समस्या आज कोई पहली बार नहीं है। 10 साल से दिल्ली प्रदूषण का दंश झेल रही है। दिल्ली एनसीआर में जहां वायु प्रदूषण के कारण सांस लेने से फेफड़े खराब हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यमुना नदी का जहरीला झाग बदतर स्थिति को बयां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शुक्रवार को मध्य प्रदेश 68 साल का हो गया है। 1 नवंबर 1956 को राज्य का गठन हुआ था। प्रदेश अपना 69वां स्थापना दिवस मना रहा है। मध्य प्रदेश के गठन की कहानी बड़ी रोचक है। इसके गठन में 34 महीनों का वक्त लग गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के कारण विशेष स्थान रखता है। इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है क्योंकि ये देश के भौगोलिक केंद्र में स्थित है। प्रदेश के गठन की कहानी काफी दिलचस्प है। भारत को आजाद हुए 9 साल पूरे हो चुके थे। देश में लोकतंत्र स्थापित भी हो चुका था। देश में जनता द्वारा चुनी गई सरकार का भी गठन हो चुका था। लेकिन देश में भौगोलिक अस्थिरता बनी हुई थी। कई प्रांत भाषाई और भौगोलिक आधार पर अलग राज्य की मांग कर रहे थे। इसी के चलते 1 नवंबर 1956 को देश में 14 नए राज्य अस्तित्व में आए। इन्हीं में से एक मध्य प्रदेश भी था। देश के मध्य हिस्से के 4 छोटे राज्यों को मिलाकर इसका गठन किया गया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश के सभी निवासियों को राज्य की स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध ये प्रदेश हर क्षेत्र में विकास के नित नए मानदंड गढ़ता रहे, यही कामना है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी। 1 नवंबर अर्थात मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस यह अत्यंत आनंद और गौरवशाली क्षण है, जिसके आधार पर हम अपने आप पे गर्व कर सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 1 नवंबर 1956 को गठन के वक्त मध्य प्रदेश में 43 जिले थे, जो बाद में बढ़कर 61 हो गए। लेकिन 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, जिससे मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या 45 रह गई। समय समय पर भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर जिलों की संख्या में वृद्धि होती रही, जिससे वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। मध्य प्रदेश जो 4 राज्यों को मिलाकर बना था, आज हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश धीरे धीरे उस एकीकरण की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है। मालवा का इलाका विकसित हुआ करता, धीरे धीरे बाकी इलाके भी विकास की दृष्टि के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। देश में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है
प्राकृतिक सुंदरता, जो यहाँ का वातावरण है, जो यहाँ की नेचुरल जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, आज की तारीख में मध्य प्रदेश में जितने भी प्रांत हैं, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया आज की तारीख में मध्य प्रदेश में है। गौरतलब है कि 1972 में भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। इससे पहले भोपाल के नवाब भारत के साथ नहीं आना चाहते थे। उन्होंने हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर भारत का विरोध भी शुरू कर दिया था। उनकी इस गतिविधि को रोकने के लिए भी भोपाल को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया, ताकि प्रदेश में सरकार यहीं से चले। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर का सड़कों का जाल है। सरप्लस बिजली मध्य प्रदेश पैदा कर रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अच्छा काम किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। कैमरा पर्सन प्रबुद्ध रंजन दुबे के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।